उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या हमारा देश अब उसके साथ कदम से कदम मिलाने की स्थिति में है। इन सब बातों पर देखो, देश की अगर सरकार और सत्ता और जो लोग देख रहे हैं एजुकेशन का सिस्टम, उनको देखा जाए तो वो वास्तव में आधुनिक शिक्षा के जो सिस्टम है उनसे से कदम मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु देश की जो सामाजिक धारणाएं हैं, लोगों की धारणाएं हैं, लोगों की जो मानसिकता है वो बिल्कुल अलग तरह की है। अभी भी किसी दूसरे डरे में है सारी मानसिकता, और इस वजह से हम एक संक्रमण काल से गुजर रहे हैं शिक्षा के संबंध में, शिक्षण व्यवस्था के संबंध में। बच्चों की शिक्षा कैसे होनी चाहिए इसके मामले में हम अभी बहुत पिछड़े मुल्कों में शुमार हो रहे हैं। इसका कारण मुख्य रूप से है कि हमारी आम जन की सोच, मानसिकता, पुरातनपंथी विचार, हम अतीत को बहुत महत्व देते हैं। कल ही भाई समदर्जी सारण का कमेंट आया था कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति और उस पर कुछ था, प्राचीन शिक्षा और वर्तमान शिक्षा। तो प्राचीन काल में तो हमारे यहाँ शिक्षा का कोई डंग डर्रा था ही नहीं, सही देखे तो शिक्षा ही नहीं थी। सिर्फ संस्कृत के मंत्र रटाए जाते थे, रटे रटाए तोते तैयार होते थे, शिक्षा यहाँ नहीं थी, शिक्षण का कोई ढंग नहीं था। परंतु अब कुछ नया होने की उम्मीद है, कुछ हो रहा है। तो वैश्वीकरण का जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, हमारे देश पर पड़ा, उसकी वजह से हम कुछ नया करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वैसे देखा जाए तो कुछ एक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों और उनके द्वारा सरकार को दी गई गाइडेंस और विश्व स्तर का जो शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर शिक्षण के जो ढंग है उनको अपनाने की कोशिश से इतना कुछ हो रहा है। बाकी इस देश की आम मानसिकता अभी भी अतीतोन्मुखी है। हम अतीत को बहुत महत्वपूर्ण महत्व देते हैं, ये नहीं सोचते कि हमें आगे चलना है। दुनिया के दूसरे देश हमसे आगे निकल रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, क्या हम भी ऐसा नहीं कर सकते? अभी मैं थोड़ी सी दो एक बातें करूंगा। मैं विशेषकर टीचिंग के जो टीचर्स के शिविर होते हैं उनमें बातचीत चलती रहती है, तो उसमें एक बात आती है, अधिकांश टीचर कहते हैं कि सरकार जो है भट्टा बैठाना चाहती है इस शिक्षा पद्धति का। मैंने कहा कैसे? कि बच्चों को मारने पीटने नहीं देती है। तो आप मारना पीटना चाहते हो अभी भी बच्चों को? ये बड़ी चिंता की स्थिति है। जहां यहां पर जो भी एजुकेशन से संबंधित, अधिगम से संबंधित जो भी कोर्सेज हैं, चाहे वो बीएसटीसी हो, बीएड हो या एमएड हो, जो भी है, उन सब में शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर बच्चों को मनोवैज्ञानिक ट्रीट करना है, न कि शारीरिक रूप से उसको दंडित करना है। दंडित किसी भी प्रकार से नहीं करना है, शारीरिक मानसिक किसी प्रकार का दंड बच्चे को नहीं दिया जाना। ये रोज उनको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, परंतु दिमाग में अभी भी वही है कि हम तो मारपीट कर देंगे, शॉर्टकट मेथड अपनाना चाहते हैं। टीचर्स की मानसिकता है। आम जनता से हम क्या अपेक्षा करें? आम जनता की स्थिति बिल्कुल उल्टी है। जब मैं तो देखता हूं कि मेरे पास जब बच्चा एडमिशन करने को ले आते हैं, या कुछ एक लोग अभिभावक यूं ही कभी स्कूल की तरफ राउंड ले लेते हैं, राउंड लेते ही पूछ लेते हैं कि मेरा बच्चा क्या कुछ सीख रहा है? मैंने कहा हाँ, थोड़ा थोड़ा सीख रहा है, या ये कंडीशन है। कि नहीं, मारो। बच्चे को कहते हैं देख मार साहब को सौंप दिया है, अच्छा मारेंगे। अब बच्चों को पता है ये मार साहब तो मारने वाले नहीं, क्यों? बच्चों से मेरा अच्छा लगाव रहता है दिल से, तो उनको पता है कि ये तो मारने वाला है नहीं। घर वाले चाहे कितना जोर करें। मैंने कहा क्यों मारना? क्या नहीं सब, ये क्या बात करते हो? हम छूट दे रहे हैं, हम जो अभिभावक हैं हम छूट दे रहे हैं। आपको किसी भी प्रकार की शिकायत हम नहीं करेंगे। और हमने अपनी पत्नी तक को कह दिया है। महिलाओं का देखो, जब बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को मारा पीटा जाता था, महिलाओं का दिल बहुत गड़बड़ कर जाता है, वो रोने लग जाती है और कई बार निकल करके स्कूल तक पहुंच जाती है।
अगर कोई एक महिला स्कूल तक आ जाती है तो गांव में धारणा है कि वो महिला बदमाश है, पूरी स्कूल का सत्यानाश कर देगी। वो क्यों गई स्कूल? उसने मास्टर जी को ऐसा कह दिया मारने पीटने के मामले में। बड़ा अजीब, गांव उस महिला के खिलाफ, जबकि वो महिला ठीक आ रही है। वो कह रही है गुरुजी ट्रीट करना है तो ढंग से करो, मैं बच्चे को बड़ा मुश्किल से पाल के बड़ा करते हैं हम। आपको पता नहीं है बच्चे को कैसे पाला जाता है और कैसे ये बड़ा होता है, और आप मारने लग जाते हो। बच्चा डरता है आपसे, बच्चा रोता है। मतलब ऐसा कई बार स्कूलों में जब जाती तो वो कहते हैं कि सर ऐसा है कि हमारे घर से कोई नहीं आएगा, आप चाहे कितना ही मारो, स्त्रियां नहीं आ सकती हमारी। स्त्रियों को कह रखा है। गांव में भी लोग मीटिंग करते हैं, टीचर्स भी मीटिंग करते हैं, गांव वाले आते हैं, कैसा गांव वाले पूछते हैं कोई स्त्री तो नहीं आई स्कूल में। और अगर कोई आ ही जाती है एक आध स्त्री कभी माँ बच्चे के मामले में, तो टीचर सीधा ही कहते हैं हाँ साहब वो माँ आ गई और हमें कहने लगी कि बच्चों को मारा क्यों। और गांव वाले कहते हैं वो तो बदमाश है, उसको बुलाओ, और उसकी माँ क्यों चली गई, बच्चे की पढ़ाना नहीं है तो निकाल दो, मास्टर जी तो मारेंगे, मारेंगे नहीं तो पढ़ाई नहीं होगी। और इस प्रकार की ये मानसिकता। और टीचर्स भी मौके का फायदा उठाते हैं कि साहब हमें तो मारने नहीं देते हैं। अब टीचर कह रहे हैं सरकार मारने नहीं देती है। अरे मारने के लिए टीचर बने हैं क्या? हाँ एक जमाना था जब मारा जाता था, जब हम पढ़ते थे तो बहुत मारा जाता था, बहुत मारपीट होती थी, बहुत डर था। और इतना डर था कि मैं तो कहता हूं कि जो वास्तव में जो प्रतिभाएं थी वो तो स्कूलें छोड़कर भाग जाती थी। हमारे जैसे आदमी जो थे जिनको निसंडा कहा जाता है मारवाड़ी में, मारो पीटो कुछ नहीं बिगड़ता, ऐसे लोग स्कूलों में। और मैं भी बहुत कम ठीक पाता था। मैं तो स्कूल में सबसे ज्यादा एब्सेंट रहता था, न कभी होमवर्क करता था। मैं भी आदत से ऐसे ही था, मारपीट होती तो होती रहती, परंतु मारते बहुत बुरी तरह से थे। और इस वजह से बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, स्कूल के नाम से डरते थे, हुआ था। पर आज भी इसी प्रकार का डर पैदा करना चाहते हैं। और हमारे अध्यापक साथी जब ये अपेक्षाएं करते हैं हम तो मारना चाहते हैं, तो बड़ी पीड़ा पहुंचती है कि भैया शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहता है। अध्यापकों को अब नवाचार लाने चाहिए, गतिविधि आधारित शिक्षण करवाना चाहिए। आप कब तक ये बहाने बनाओगे कि हमें मारने नहीं देते हैं? सरकार ने तो फेल करना बंद कर दिया। अरे भैया फेल क्यों करना चाहते हो आप बच्चों को? फेल करना भी तो मारना का एक ढंग है। बच्चे को कहते हैं फेल हो जाएगा, उसको डराते हैं बार बार, सप्लीमेंट्री आएगी तू फेल हो जाएगा, तू फेल हो जाएगा, और देख तुम मेरा कहना नहीं मानता मैं फेल कर दूंगा। तो वो डरता है तो फेल कर देगा, कि इसके हाथ में फेल करना और पास करना यही तो तय करता है। तो ये फेल और पास का डंडा भी हाथ में रखना चाहते हैं। इधर तो शारीरिक मारपीट, दूसरा फेल पास का डंडा। जबकि हमारी सरकारों ने तय कर दिया कि बच्चों को मिडिल क्लास तक फेल नहीं करना है। ये शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का सरकार पर एक प्रेशर है, वो प्रेशर काम कर रहा है। और उस प्रेशर से सरकारों ने हाँ भर ली। नई जो शिक्षा नीति जो आई अभी जो 2009 वाली, उसमें ये तय कर दिया कि भाई बच्चे को कभी जो निःशुल्क शिक्षा का था पैटर्न के बच्चे को मिडिल क्लास तक फेल नहीं करना है। तो उसमें हमारे अध्यापकों के संगठन सारे विरोध खड़े हो गए, सड़कों पर उतर गए कि हमें फेल करने से मना कर दिया, बच्चों को फेल नहीं। सरकार शिक्षा का ढर्रा बिगाड़ना चाहती है, बच्चों को फेल नहीं करेंगे तो पढ़ेंगे नहीं। अरे तो भैया बच्चे को तुम शिक्षण करवाओगे या फेल के डर से उसको रट्टा मरवाओगे? फेल का दबाव बनाओगे उस पर, पढ़ना पड़ेगा, फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ये चाहते हैं। ये बहुत गलत ढंग है। और टीचर्स के जो समूह है, संगठन है देश भर के, उन्होंने दबाव बनाया। केंद्र सरकार को शिक्षा मंत्रियों की बैठक लेनी पड़ी और शिक्षा मंत्रियों ने कहा भाई हमारे तो सारे शिक्षक ऐसा कह रहे हैं, फिर भी तो परीक्षा होनी चाहिए, 5वीं कक्षा की परीक्षा होनी चाहिए, 8वीं की परीक्षा होनी चाहिए। अब क्या है कि वो
ये टीचर्स का दबाव कि परीक्षा होनी चाहिए, हम 5वीं में फेल करना चाहते हैं, हम 3री में फेल करना चाहते हैं, हम 8वीं में फेल करना चाहते हैं। टीचर्स ने, संगठनों ने कहा कि कम से कम हम 3री में एक बार फेल करें, 5वीं में करें, 8वीं में फेल करें, और फेल करने का दबाव बनाएं। ये टीचर्स की तरफ से एक डिमांड थी और ये डिमांड वहां रखी गई। 8वीं और 5वीं की बोर्ड परीक्षाएं तय की गई हमारे राजस्थान में, और प्रदेशों में भी ऐसा तय किया गया। फिर भी उनमें फेल तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि अधिनियम से अलग हटकर तो फेल किया नहीं जा सकता। हाँ, वो प्राथमिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होता है, वो सबके लिए हो जाता है, चाहे नंबर कितने ही हो, और उसमें ग्रेडिंग है, नंबर बताने की वो सुविधा भी नहीं रखी कि भाई नंबर नहीं बताने किसी को, क्योंकि नंबर से ऊपर नीचे होना और बच्चों में तनाव और टेंशन जो बन रहा है उसको हटाने के लिए सरकार ने ऐसा किया। तो सरकारी स्कूलों के सिस्टम में तो सरकार ने काफी इसमें प्रयास कर रही है। विश्व स्तर का हमारे ऊपर असर है, परंतु मैं इसी बीच भाई मदन जी कोथुनिया कह रहे थे, मैं जुड़ूंगा आपसे। क्या है कि कल मैंने आपसे बात की कि मैं इस प्रकार की बात करना चाहता हूं कल, तो यही इसी से संबंधित आज मदन जी कोथुनिया ने कोई पोस्ट डाल दी फेसबुक पे, और उन्होंने एक लेख छापा है, बहुत अच्छा लेख है उनका, बहुत प्यारा लेख था, उसी से संबंधित था। तो मैंने कहा भाई मदन जी आपका ये लेख जो है मैं आज के लाइव सेशन में लूंगा, तो वो बोले मैं भी आऊंगा। अब पता नहीं, मैंने उनको टैग भी किया इसी वजह से, इनवाइट तो मैं करना भूल गया उनको। तो चलो, मदन जी ने क्या लिखा है। मदन जी ने लिखा है कि बच्चों पर बहुत दबाव है। अब मैं जो बात कर रहा था अब तक, वो तो मैं ग्रामीण और सरकारी स्कूलों तक था। मदन जी को कुछ शहरों का मामला पता है, मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है, और शहरों में क्या कंडीशन पैदा हो गई है। तो उन्होंने कहा कि बच्चों पर बहुत दबाव वहां हो रहा है। दादी नानी की कहानियां जिंदगी के सबक सिखा देती थी। मदन जी का ये वक्तव्य देखा मैंने उस लेख में, तो मैंने कहा इसको अपन शामिल करेंगे। कल मैंने इस पर चर्चा भी की थी कि ये जो कहानियां थी ये बुजुर्गों और बच्चों का था, ये काफी अच्छा मामला था, परंतु वो अब नहीं है। और यही बात उन्होंने लिखी है, आगे निकलना है, बच्चे पर एक ही दबाव है, आगे निकलना है, सबसे आगे निकलना है, और इस आगे निकलने में जिंदगी से भले ही पिछड़ जाए, वो उस मौत को गले में लगा लेता है, कई बार बच्चा मर जाता है, मानसिक बीमार हो जाते हैं, जो आत्महत्याएं होती है तरह तरह की। तो ये जिंदगियां जा रही है, परंतु दबाव एक ही है, आगे निकलना है। ये कह रहे हैं कि मुंबई की लिली, ठाणे की रूपल, अहमदाबाद की रश्मि, नासिक की रक्षा तनाव के चलते खत्म हो गई। ये दबाव आगे निकलने वाला, शहरों में बहुत बच्चे मर रहे हैं। मैं भी कुछ दिन मुझे कोटा रहने का काम पड़ा, दक्षिण कोटा में आप जानते ही हो, वो जो एजुकेशन हब बन रखा है, वहां पर नित्य थोड़े थोड़े दिनों में आत्महत्याएं होती थी। कुछ बच्चे भाग जाते थे, कुछ वहां जो साइकोलॉजिस्ट थे उनसे दवाइयां लेते थे बहुत सारे बच्चे। ऐसी कंडीशन वहां हो रखी थी, तो बहुत ज्यादा तनाव में बच्चे जी रहे थे। ये तनाव माता पिता द्वारा किया जा रहा है। कौन कर रहा है? मेंटल टॉर्चर किया जाता है बच्चों को। जब ये बच्चे बड़े होंगे तो इनका दिमाग कलपुजों की तरह काम करने लगेगा। मदन जी कोतुनिया ने जो चिंता व्यक्त की, जब ये बड़े होंगे ना, ये मशीन की तरह होंगे, ये मनुष्य नहीं हो सकते। जो बच्चे इस प्रकार, न उनका कोई दादी है, न नानी है, न नाना है, सारे रिश्ते नाते खत्म, एक ही बस पढ़ो, स्कूल में, कोचिंग में, एक्स्ट्रा क्लासेज में, और ये वो ऑनलाइन, फिर घर पे आए तो सारी बस यही है काम। खुद नहाना भी उसके नहीं, कपड़े धोना, सारे काम दूसरे कर रहे हैं। वो जिंदगी दूसरे धंधे तो वो सीख ही नहीं सकता, उसके हाथों के कौशल विकसित नहीं हो पाते, क्योंकि दिन भर यही है, रट्टा लगाओ, रट डालो सारी किताबें।
सारा नॉलेज सीख जाओ एकदम से, सबसे आगे हमको रहना है। उनका बच्चा आगे है, उनका बच्चा आगे है, उसने तेरे से ज्यादा नंबर ले लिए, तो बड़ा एक दबाव बच्चों पर बना रहे हैं। माताएं पियर नहीं जाती छुट्टियों में भी, छुट्टियों में बच्चा अपने आप को फ्री महसूस नहीं करता। जब स्कूल की छुट्टियां हैं तो कुछ दिन के लिए तो फ्रीडम हो, उसको निश्चिंत हो, चिंता और फिक्र नहीं हो, बेफिक्री में जिए। पर बेफिक्री उसके नसीब में ही नहीं रही। गर्मी की छुट्टियों में और किसी भी छुट्टियों में मदर जो है वो पियर नहीं जाती। तो अब बताओ, यहां न तो चाचा ताऊ बुआ के रिश्ते रहे, न वहां पर मामा वाले वो रिश्ते, मौसी वाले वो भी नहीं मिल पाते, मिलना ही नहीं किसी का, क्योंकि प्रेशर है। छुट्टियों में बहुत सारे कोर्सेज का बर्डन है, अलग अलग समय बंटा रखा है। सुबह ये कोर्स है, शाम को ये है, दोपहर में ये है, उस तारीख से ये है, उस तारीख से ये है, उस तारीख तक ये है। ये जो सारा प्रेशर है जो बच्चों का, उसकी वजह से ये जो आत्महत्याएं हो रही है। तो मैं जो दूसरी बात, अब मैं इसको रख देता हूँ। मदन जी वाला तो इतना सा ले लिया मैंने, अपना आराम से बात करें। तो जब भी स्कूलों में ऐसा देखता हूं मैं, नजदीक हाँ, तो अब हम जो टीचर्स के साथ जो बात होती है उसमें, एक तो वो मारपीट के अलावा फेल करने वाला डंडा चाहिए। और एक बात हर बार उठ के आती है, जहां भी ट्रेनिंग में जाता हूं, महिला टीचर भी उठाती है, ये भी उठाते हैं कि भय बिना प्रीत नहीं है। ये वही आदमी तुलसीदास, जिसकी बातें आप जानते हो कैसी है। तुलसीदास कोई समझदार आदमी नहीं है, कोई बोध को उपलब्ध व्यक्ति नहीं है, कोई साधु संत नहीं है, तो उसने कह दिया भय बिना प्रीत नहीं। अब बताओ, भय से कभी कोई प्रीत हो सकती है? कितना उल्टा है एकदम से। अगर अपन किसी से भयभीत हैं तो क्या हम उससे प्रीत करेंगे? जिससे हम भयभीत हैं, जिसका हमें डर लगता है, क्या हमारा प्रीत का नाता जुड़ेगा? क्या उससे हम प्रेम कर सकेंगे? तो बच्चा कैसे प्रीत करेगा? कैसे प्रेम है? प्रीत नहीं है। प्रीत तो होता है हृदय का नाता। तो जो प्रेमपूर्ण व्यवहार है उसमें उनको तुलसीदास वाला वही भय वाला। और धारणाएं पुरानी है। गांव में हमारे यहाँ कहा जाता है, कई कहावतें हैं कि चोटी खांचे घम घम, विद्या आवे छम छम। टीचर अगर चोटी खींचता है तो विद्या आती है छम छम। बच्चा भले ही रो, विद्या आ जाती है। चोटी खींचेगा, दर्द देगा, पीड़ा देगा, जितना मारा जाएगा। गुरु की चोट, विद्या की पोट। पोट मतलब बड़ी गठरी, ज्ञान की गठरी। तो ज्ञान की गठरी अगर चाहिए तो गुरु से मार खाओ। गुरु की जो चोट है वो ज्ञान की गठरी है, तुम्हें भर देगी ज्ञान से। ये ऐसी कहानियां हैं, ऐसी बहुत सारी और कहावतें हैं जो इन्हें प्रोत्साहित करती है, क्योंकि पुराने जमाने से चली आ रही है। हमारे यहाँ ढंग डरा ऐसा ही था। परंतु आज का जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो कहता है कि बच्चा क्या है, बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है, बच्चे का जो व्यवहार है उसका एनालिसिस किया जाए। इस व्यवहार के पीछे क्या कारण है, उसकी पृष्ठभूमि में क्या क्या है, उसके अनुसार उसको ट्रीट किया जाए। मार पीट, ताड़ना वाड़ना कुछ नहीं। आपको पता होना चाहिए, दुनिया के जो विकसित देश हैं वहां पर इस प्रकार नहीं है कि कम योग्यता वाले टीचर को प्राइमरी क्लास दे दी जाए। नहीं, सबसे ज्यादा योग्यता का अगर कोई टीचर है जिसने पीएचडी कर रखी है साइकोलॉजी में, जो बच्चे का साइको एनालिसिस करके ट्रीट करना जानता है, उसके सारे ढंग जानता है, उसको प्राइमरी छोटी क्लास दी जाती है। सबसे ज्यादा पेमेंट छोटी क्लास के टीचर को दिया जाता है। हमारे यहाँ सबसे कम पेमेंट पे छोटी क्लास में पढ़ा रहे हैं
सबसे कम पढ़ा लिखा टीचर छोटी क्लास में होता है और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा बड़ी क्लास में होता है, उल्टा है। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान ये मानता है कि बड़ी क्लास में तो आप कोई भी भाषण दे दो, व्याख्यान विधि भी काम कर देती है, तो व्याख्यान तो कोई भी भाषण दे सकता है, जो भी भाषण है उसको थोड़ा सीख लिया और जाके क्लास में उसकी प्रस्तुति कर दी। परंतु बच्चे को ट्रीट करना है, बच्चे की जो समस्या क्या है उसकी प्रॉब्लम को समझा जाए, इसके लिए चाहिए उसमें साइकोलॉजी की गहरी समझ, और गहरी समझ अगर नहीं है तो वो ट्रीट नहीं कर पाएगा, और ट्रीट नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा, शॉर्टकट मेथड है, वो झापड़ जमा देगा उसके, जो कि बाल मन पर बहुत ही गलत असर डालती है। तो गांव वाले तो आप देखो ऐसे ऐसे आते हैं अभिभावक हमारे पास, वो कहते हैं अब बच्चे को कितना ही मारो, कोई मना नहीं है हमारी तरफ से, हमारे गांव का नियम है, कोई स्त्री नहीं आ सकती, गांव का कोई आदमी आपको नहीं कहेगा, क्योंकि हमारी स्कूल में नंबर अच्छे आने चाहिए। वो पता नहीं गांव वालों ने तय कर रखी है कई बातें ऐसी, तो आप तो मारो सर, हमने सुना है कि आप मारते रहे हो, मेरे बारे में तो ये अक्सर होता है, यही शिकायत है गांव पूरे में कि आप तो मारते ही नहीं हो, आपसे तो बच्चे ही नहीं डरते हैं। मेरी बड़ी लोग आकर जोर जमाते हैं मेरे ऊपर, आपसे बच्चे नहीं डरते हैं, आप कैसे अध्यापक हो, मारते क्यों नहीं हो? मैंने कहा भाई तुम ही मार दिया करो, तुम ही डराया करो इनको, आपके बच्चे हैं, मुझे ये ऐसा काम क्यों सौंपते हो? कहा नहीं साहब आप तो मारो, इनकी खाल पाड़ लो, हमें तो हड्डियां सौंप देना हो, ये सोचते ही मारने से ही बच्चा सीखेगा। अब मैं किसी और ढंग से सिखाना चाहता हूं, परंतु उनका हालांकि कारण क्या है कि और बहुत सारे अध्यापक मारपीट कर रहे हैं, हालांकि सरकार ने मना कर रखी है, पर वो चोरी छिपे सब चल रहा है। हाँ पहले जैसी मारपीट तो अब नहीं करते, डरते हैं, मुकदमे बन सकते हैं, माँ बाप भी पुलिस में पहुंच सकते हैं, कोर्ट में पहुंच सकते हैं। पहले तो क्या है कि मेरे देखे गांव में बच्चा अध्यापक के मारपीट से मर गया, फिर भी माँ बाप ने, गांव वाले ने कहा कोई बात नहीं भले ही मरो, बच्चा मर गया, फिर भी गांव के किसी व्यक्ति ने इसको गलत नहीं बताया, मर सकता है बच्चा, अध्यापक नहीं मारेगा तो कौन मारेगा? कोई शिकायत नहीं, कोई मुकदमा नहीं। आज अगर ऐसा हो जाए तो ये अध्यापकों को एक ही डर है कि मामला ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, मारपीट ऐसी जगह करते रहो या डराते रहो, धमकियां देते रहो बच्चों को, तो ये सब जो है बहुत दुखदाई मामला है। इस पे विचार होना चाहिए कि हमारी जो शिक्षण व्यवस्था है वो कैसे इंटरनेशनल स्तर की हो। हम छोटे बच्चों से कब ठीक से, यहाँ तो नंबर ज्यादा लाने हैं, हालांकि सरकार ने तय कर दिया कि मिडिल क्लास तक परीक्षा ही नहीं लेनी है, अब लेनी है तो उनको ग्रेडिंग देनी है, और सीबीएसई में तो 10th तक है कि ग्रेडिंग ही देनी है, क्योंकि उनके नंबर और एक दूसरे का कंपटीशन, तू ऊपर तू नीचे, ये सारी चीजें हम देखते हैं कि 10वीं 12वीं के रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं और प्रदेश में कुछ आत्महत्याएं हो जाती है। ये क्यों? ये वही नंबर है, उसके कम आए, उसके ज्यादा आ गए, बच्चा सहन नहीं कर पाता है, क्योंकि वो बहुत बर्डन में जीता है शुरू से ही, नंबर ज्यादा लाने हैं तुझे, अध्यापक दबाव देते हैं, अभिभावक देते हैं, रिश्तेदार सारे जितने भी उल्टे सीधे होते हैं वो सारे गली मोहल्ले के लोग, इस प्रकार जाति बिरादरी के नाम से दबाव, कुछ जाति समाज के लोग बार बार प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करो और ये करो और वो करो और ऐसे नाटक, ये सब चीजें छोटे बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये बड़े ध्यान देने की बातें हैं। तो ये जो भी कर रहे हैं हम अनजाने में बहुत सारे अपराध कर लेते हैं, क्योंकि उसकी वजह से बच्चों को मरना पड़ सकता है, टेंशन में गुजरना पड़ सकता है। कोई भी दो बच्चे एक समान कभी नहीं हो सकते, जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा किसी से आगे जाए, हो सकता है आपके बच्चे में कोई दूसरी योग्यता होगी, वो गणित नहीं जानता, संगीत जानता होगा, उसमें कुछ और बातें होगी,
वो बोलना कम जानता है, लिखना अच्छा जानता होगा, या शारीरिक श्रम करना और उसकी टेक्निक उसके पास होती, तो हर एक बच्चे का अलग अलग ग्राउंड हो सकता है। और कुछ बच्चे जो है बहु प्रतिभा संपन्न भी होते हैं, कुछ बच्चे किसी भी दृष्टि से आगे नहीं बढ़ पाते, जो मंदबुद्धि बच्चे भी होते हैं। तो प्रत्येक बच्चा एक समान नहीं हो सकता, इसलिए अभिभावकों को विशेष रूप से इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षकों को तो खूब पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, पर अध्यापकों को भी नहीं, अभिभावकों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि हम बच्चों पर ऐसा कोई दबाव नहीं बनाएं। परीक्षा का डर, आगे निकलना, पीछे नहीं रहना, ये नहीं करना, सर्विस लगनी, थोड़ा बड़ा होता है। 20 साल का बच्चा सपने देखता है कार मिलेगी, पापा कहते हैं इतना अफसर बनेगा तो कार तेरे ससुराल वाले दे देंगे, हम कार दिलवा देंगे तुझे। अब वो देखो वो कार में चलने लगता है। अब एक तो किताबों का बर्डन, इतने बड़े बड़े थैले, इतनी बड़ी बड़ी किताबें, फिर वो कार लेनी है, ये करनी है, बंगला होगा, ये होगा, ये सारी पता नहीं उसमें कितने कचरा भर दिया उसके दिमाग में कि वो कहीं सोच हंस भी नहीं सकता, कभी आनंदित भी नहीं, ढंग की नींद नहीं ले सकता। तो गांव में तो अभी वो समस्या तो कम है, परंतु गांव में जो अध्यापकों और अभिभावकों द्वारा मारना, बच्चे को मारना, पीटना, डांटना, फटकारना, ये चीजें जो शुभ मानी गई है, इन चीजों को ठीक माना जा रहा है, वो अच्छी चीज नहीं है। इस पे थोड़ा विचार होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो मैं आगे और लूंगा, अभी कोई कमेंट आएंगे तो और चर्चा होगी कुछ मामलों में, क्यों जरूर आएंगे। आगे मैं लूंगा गीजू भाई, एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक हुए, हालांकि थे तो पैसे से वकील, परंतु उन्होंने बच्चों के मामले में बहुत कुछ किया। और इस देश में गीजू भाई ऐसे पहले, गीजू भाई पैसे से वकील थे, पर मोंटेसरी नाम की एक महिला थी, मारिया मोंटेसरी, जो बच्चों को कैसे ट्रीट करना चाहिए, बच्चों के साथ कैसा सदव्यवहार करना चाहिए, इस पर उसका बहुत ज्यादा था। तो मोंटेसरी की थीम को गीजू भाई ने अपनाया, यार वो गीजू भाई प्रभावित थे कि मोंटेसरी ठीक बात करती है। तो उसके आधार पर गीजू भाई जो है, पैसे से वकील होते हुए भी गीजू भाई ने किस प्रकार ये काम अपनाया, उस सब पर अपन चर्चा करेंगे। और गीजू भाई को मूंछों वाली माँ कहा जाता था गुजरात में, मूंछों वाली माँ। दाढ़ी मूंछ तो थी, वो आदमी थे, परंतु बच्चों के साथ वो माँ की तरह रहते थे, माँ जैसा व्यवहार। और बच्चों की छोटी छोटी बातों, घर में आप बच्चे से कैसे ट्रीट करोगे, अपने बच्चे से कैसे बात करोगे, बच्चा क्या करेगा, बच्चा ये कर रहा है तो आप क्या करोगे, ये सारी ऐसी अच्छी अच्छी बातें मैं आपको गाइड करूंगा कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप जरूर गीजू भाई की किताबें पढ़ें, क्योंकि हम बच्चों के साथ बहुत अत्याचार करते हैं, हम जानते नहीं है, समझ नहीं है हमारे अंदर। तो बच्चों के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो कैसे बंद हो, तो इसके लिए गीजू भाई की किताबें पढ़ें। उन्होंने एक एक छोटी छोटी बात, बच्चों की बातों पर अपना वक्तव्य, अपनी राय जाहिर की है, और बहुत अच्छी राय है उनकी। मैंने उनकी कुछ किताबें पढ़ी भी है, क्योंकि बच्चे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ हमें बच्चे को कुछ कहना चाहिए। हम बच्चों के मामले में यूं ही चाहे जब निर्देश देते रहते हैं पूरे परिवार के लोग, उसका बड़े भाई भी उसको आदेश दे देता है, बाप अलग दे देता है, माँ अलग आदेश, दादा अलग, हर कोई कहता है ये कर, ये मत कर, ये मत कर। इस प्रकार सोचते नहीं, समझते नहीं इसके करने के पीछे क्या है, जो कुछ वो कर रहा है उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, उसको उस काम से रोकेंगे तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, इसका कुछ आता पता ही नहीं। वो कर रहा है कुछ, उसमें सहयोगी बने, उस पर विचार करें, और फिर उसका निरीक्षण करें, और उसमें हम कैसे साथ दे सकते हैं, उसको कैसे कोई दिशा दे सकते हैं, वैसा कुछ हो तो बात लगे। चाहे जब ही फटकार दिया, ये मत कर, उठो यहां से, भागो यहां से, कूदते क्यों हो, खेलते क्यों हो,
बच्चा सोचता है मुझे करना क्या आखिर। कोई कहता है ये भी मत कर, ये भी मत कर, तो मैं क्या कोई मूर्ति हूं क्या? बच्चे को ये पता ही नहीं मुझे करूं तो क्या करूं। जो भी करूंगा कोई कोई कहते हैं ये मत करो। तुम्हें कितनी बार कह दिया। और वो बच्चा अच्छा है, जो कोई बच्चा यूं बैठ रहा, ये बहुत अच्छा बच्चा है। अरे तो क्या इसको ऐसे ही मूर्ति बनाओगे क्या? इसको कोरा गोबर गणेश ही रखोगे क्या? बच्चा जब आनंदित होता है, मस्ती में होता है, गुनगुनाता है, तो उसको डांटा फटकारा जाता है। बच्चा उदास बैठा है, रुआसा सा बैठा है, गुमसुम है, बहुत अच्छा बच्चा है, तो क्या बच्चे को हम उदास चाहते हैं? उसको आनंदित हम देखना नहीं चाहते। आनंदित बच्चे को डांटा जा रहा है और उदास बच्चे के की महिमा के गीत गाए जा रहे हैं कि बच्चा बहुत अच्छा है, ये बच्चा है वास्तव में। तो हम उसकी उदासी को प्रोत्साहित कर रहे हैं, हम उसकी रोनी सूरत को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ऐसी सूरत ही रहनी चाहिए। चलो अपन कुछ कमेंट पर चर्चा हो जाए। अब मैं इसको हाथ में भी ले सकता हूं, चलो नजदीक आ जाएगा। सभी को जो राम राम है, नमस्कार, प्रणाम, वो तो सब हो ही रहा है। मैं देख रहा हूं कि कोई ऐसी बात हो जिस पे अपन चर्चा कर सकें। जिन लोगों ने मुझे कहा कि हमें जोड़ना है, वो लोग कहीं दिख नहीं रहे हैं। जिनको टैग भी किया था, हो सकता है वो 9 बजे का कोई लफड़ा रह गया। आज मैंने एक पोस्ट तो कर दी थी कि आज जो है 8:30 से ही शुरू करेंगे अपन। श्रवण जी पूनिया बेरू से कह रहे हैं, वर्तमान में शिक्षा के नाम पर बच्चों की मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा। हाँ, पहले बहुत ज्यादा किया जा रहा था, परंतु अभी भी किया जा रहा है। अब शारीरिक दंड कम है, मानसिक दंड पहले की बजाय अब बढ़ गए, बर्डन बढ़ गया उसके। श्रवण जी पूनिया बेरू से कह रहे हैं कि समाज के श्रेष्ठ व्यक्ति को अध्यापक होना चाहिए। हाँ, होना ही चाहिए। जब भावी जीवन को तैयार करना है तो अध्यापक तो श्रेष्ठतम व्यक्ति होना चाहिए। छोटू राम जी नाइक सारुंडा से कह रहे हैं कि आपके समय में शिक्षा अध्यापक आधारित थी, आज शिक्षा बाल केंद्रित हो गई। नहीं, अभी मैं शिक्षक हूं। अभी भी हमारे शिक्षक साथी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि बाल केंद्रित हो शिक्षा। अभी भी वो अपनी चलाना चाहते हैं सारी। प्रकाश जी 12 ये 12 डावरा है सही। जय हो जीवता रहो थे। ये तो कोई बात नहीं। प्रेमाराम जी मेघवाल कह रहे हैं ज्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए बच्चों पर, क्योंकि हर काम करने की लिमिट होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, ज्यादा नहीं, प्रेशर होना ही नहीं चाहिए। ढंग अलग होते हैं, हमें उसको कुछ उसके मूव करना है, कोई डायरेक्शन देना है तो उसके ढंग अलग होते हैं। हम सिर्फ प्रेशर ही जानते हैं। प्रेशर के बिना भी आगे बढ़ने के बहुत तरीके हैं, और वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनको दूसरे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है। कल हम ऐसे और कई बातों पर बात करेंगे। भंवरलाल जी पवार कह रहे हैं बहुत अच्छा टॉपिक है। अब पता नहीं कैसा चला था सर। बच्चे अगर नीट करवानी हो तो 9 में फाउंडेशन यानी कोचिंग में डालना चाहिए या नहीं? जल्दी है, बहुत जल्दी है। कम से कम 11वीं तक देखो। नीट का जो मामला है वो तो रट्टाफिकेशन पर आधारित है। नीट में 2 सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री और बायो, जिसमें लंबा खींचता है थोड़ा मामला। एक फिजिक्स जो है वो थोड़ा दिमागी मामला ज़्यादा है।
तो नीट वैसे भी क्या है कि पहली दूसरी बार में बहुत कम, पहली बार में बहुत कम बच्चे क्लियर कर पाते हैं, दूसरी तीसरी इसमें चलता है टाइम। तो टाइम नीट वालों के लिए लंबा दे रखा है। जैसे अगर जेई मेन और जेई एडवांस वगैरह करना है तो 2 साल का ही एडवांस के लिए सिर्फ 2 साल दे रखे हैं, 2 साल के अंदर अंदर होनी जरूरी है, तीसरा चांस नहीं देते हैं उसमें। तो इसलिए जेई की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को तो लगभग 12वीं क्लास में डाल देना चाहिए। 11वीं में डालना तो उनको भी ठीक नहीं है, 12वीं में वो दोनों तरफ वो भी चलता रहे और 12वीं कर ले। भेजना मुझे ठीक नहीं है। 12वीं तक आराम से पढ़े जहाँ कहीं भी है, उसके बाद ही कोर्स होने चाहिए। फाउंडेशन वगैरह जो है वो फालतू की बीमारी लग रही है नीट में। तो जेई मेन में जरूर 11 में बच्चा 12 में जाना चाहिए, और 11 में भी भेज दे तो कोई ज़्यादा बात नहीं, क्योंकि उसमें 2 साल का ही टाइम है। परंतु प्रेशर नहीं होना चाहिए बच्चे पर, यह सबसे ज़्यादा ध्यान देने जैसी बात है। मंगेश सिंह जी पवार, अगर बच्चा पढ़ता है तो उसके ऊपर भी किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे एक मिट्टी का ढेला है, उसे जैसा रूप दोगे वैसा ही होगा। भाई जय प्रजापति भारतीय कह रहे हैं, गुरुजी काश आप जैसी सोच वाले बुजुर्ग हर घर में मिले तो हमारे देश से पाखंड का नामो निशान मिट जाए। आज तो प्राउड ऑफ यू गुरुजी। आज तो पाखंड पर बात नहीं कर रहे थे अपन। राम किशोर जी चौधरी ये कह रहे हैं कि वर्तमान शिक्षा पद्धति रोजगार परक नहीं है। हाँ, अभी रोजगार परक की तरफ बढ़ना तो और भी है। अभी तो समझ विकसित करने वाली स्थिति है। यहाँ तो नंबर लाने वाली पढ़ाई है अभी तक, परीक्षाओं के नंबर लाओ, यही ऐसी सिखाया जा रहा है, इतने नंबर लाने चाहिए, और नंबरों की आगे वैल्यू हो रही है कि इतने नंबर लाएगा। अब जेई मेन एडवांस में भी अभी भी 12वीं के नंबरों का वेटेज अलग दे रहे हैं। ये जो नंबरों वाली बीमारी ये बड़ी समस्या है सबसे बड़ी। तो इसी वजह से वो मशीन बना रही है बच्चों को, वो कलपुर्जों की तरह काम करने वाले बच्चे बना रही है। इमरान खान, काम सब हो रहे हैं मगर स्कूल कॉलेज नहीं खुल रहे हैं ना। देखो हरियाणा में स्कूल कॉलेज खोले गए हैं, वो कह रहे हैं कि खोलते ही कोरोना बढ़ा है, तो डर लग रहा है। ये हमारे राजस्थान वाले कभी के खोलने की बातें कर रहे थे, पर हर बार डर जाते हैं इन मौके पर। जो इनको गाइडेंस मिलती है उधर से कहा जाता है कि जैसे कई स्कूल हैं जिनमें 5-5, 7-7, 10-10 हजार बच्चे हैं। अब 10,000 बच्चे या 7,000 बच्चे एक कैंपस में अगर आ रहे हैं तो उनको आप कितना दूर रखोगे और कितना रख पाओगे, बड़ा मुश्किल मामला है। तो अगर कोरोना उसकी वजह से फैल गया तो फिर जवाबदेही बन जाती है सरकार की। तो सरकार के पैर कंप रहे हैं कि क्या करें, शुरू करें। अब 10वीं और 12वीं को शुरू करने की बहुत उम्मीद थी और इतनी तो इनको कर ही देनी चाहिए थी, परंतु ये भी नहीं की। एक बार चेक भी कर लेते 10वीं 12वीं से कुछ दिन के लिए, पर कुछ नहीं हुआ है। ये बड़ा मामला कठिन हो गया इसके मामले में। मोमा राम जी सियाग तेजा भगत है कोई, ये कह रहे हैं वर्तमान में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है लेकिन शिक्षा पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकारें तो दे, गुरुजी आप तो पानी पी रहे हैं, ये तरीका सही है या नहीं? पानी, हाँ पानी का तरीका सही नहीं था। मैं क्या आप में लगा हुआ था और पानी भी गिर रहा था और ढंग से नहीं पिया मैंने। पानी को देखना चाहिए था। वैसे मैं इसको जब रखा उस पर ढक्कन रखा था, यहाँ तक लाया था, यूँ पीते वक्त इस पर जो ध्यान रहना चाहिए था वो नहीं दिया मैंने। अच्छी बात है आपकी सारण साहब। तो जो कमेंट मेरे सामने आए शायद उन पे सब पे बात हो गई है जहाँ तक मैं जानता हूँ, और कमेंट जैसा कि उम्मीद थी उस हिसाब से नहीं आए। चलो कोई बात नहीं, मैंने सोचा कुछ कमेंट आएंगे इस चैप्टर से संबंधित। केवल ऐसे ही कमेंट आए कि आप ठीक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यही थे। अगर कोई आगे विचार पैदा करने वाले बातचीत
के लिए नया हिंट देने वाले कमेंट होते तो अपन बात को आगे बढ़ाते। चलो खैर पर्याप्त है, रोज मिलते रहेंगे, ऐसा करते हैं। कल अपन मैं थोड़ा गीजू भाई का परिचय दूंगा और उसके बाद अपन आगे शुरू करेंगे गीजू भाई के संबंध में। गीजू भाई ने क्या छोटी छोटी बातों को कैसे कैसे किया वो सारी वो देख के कुछ एक बातों पे अपन चर्चा करेंगे। और फिर आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रत्येक माँ के पास गीजू भाई की वो किताबें माँ बाप के पास होनी चाहिए, जो बच्चों के साथ कैसा बिहेव किया जाना चाहिए उससे संबंधित। गीजू भाई 1935 के आसपास, उससे पहले हो गए थे, उस समय उन्होंने इतनी आगे की सोच रखी और हम आज भी इतने पिछड़े हुए हैं। बड़ा यूं दर्द होता है कि क्या हुआ, ये देश उन्हीं पुरानी बातों को पकड़े बैठा। ये नहीं कि गीजू भाई हो गई, दुनिया भर के शिक्षा मनोवैज्ञानिक दुनिया में हो रहे हैं, यहाँ भी हुए हैं कई लोग, परंतु कोई नई बात को नवाचार पकड़ नहीं रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। हमें अभी भी तुलसी की बात पसंद आ रही है कि मारो पीटो। तो ठीक है, अब तो मैं नहीं लगता कि कोई ऐसा कमेंट आया, क्योंकि इतने समय तक कोई ऐसा कमेंट आया नहीं जिस पर चर्चा की जा सके। तो मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। एक थोड़ा ओके गुड नाइट कह रहे हैं इमरान खान जी, तो गुड नाइट कर रहे हैं। मेरे थोड़ा यूट्यूब चैनल का थोड़ा ख्याल रखना, उसमें बहुत सारे अच्छे वीडियो मिलेंगे आपको। ये जैसे वीडियो है, आप इस चर्चा से नहीं जुड़े तो यूट्यूब पे ये चीज़ें मिल जाएगी। कोई हेडिंग से सर्च करोगे तो आराम से मिल जाएगी। आप चाहे जब सुन सकोगे, किसी और को सुनाना चाहोगे तो भी उसका लिंक भेज दोगे या पास में बिठा के सुना सकते हो। ठीक है, थैंक यू, राम राम, प्रणाम, नमस्कार, ओके।